एक बार खुद से कोशिश करो, मैं जानता हूं तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर हिम्मत तुम्हारे साथ है और तुमने ठान लिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। खुद पर बिलीफ रखो और ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्राई करो, एटलीस्ट 10 सेकंड टाइम दो, फिर तुम इस वीडियो का सॉल्यूशन है वो देखो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो चलो इसको सॉल्व आउट करते हैं और इसका सॉल्यूशन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलो, अच्छा ये हुआ r1 वेक्टर ना, r1 वेक्टर इक्वल टू ये हुआ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा r1 इक्वल टू ये हुआ अंडर रूट ये हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है मोशन इन ए प्लेन का लेक्चर नंबर 6 और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। आई होप आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर एडिशन हमने सीखा विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, लेकिन ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है, मतलब दोनों वेक्टर क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मतलब कैसे होता है वो हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले हमें सीखना होगा क्यों एक्चुअली फिजिक्स में ये चाहिए क्यों। तो देखो ये मैं पहले डायरेक्शन से समझाता हूँ, ठीक है। ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ वेस्ट और ये हुआ ईस्ट, ठीक है। तो एक पार्टिकल मान लो पहले ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, पहले मान लो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये हुआ v1, मान लो ये है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v1 हुआ, ये हुआ v1 वेक्टर। अब पार्टिकल मान लो डायरेक्शन चेंज करके ये नॉर्थ में चल रहा है, तो ये पार्टिकल डायरेक्शन चेंज किया और ये v2 हुआ कितना 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा था, फिर पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज किया और ये पार्टिकल चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ये हमें चाहिए डेल्टा v जो होगा वो होगा क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ये तुम 10 - 5 तो नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पीड का हमें तो सब्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। अब ये क्या कैसे करना होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है वो हमें समझना होगा। तो यही हुआ वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कांसेप्ट। मान लो ये है पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी ई डायरेक्शन में, फिर पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज किया और ये हुआ फाइनल वेलोसिटी। तो अब हम लोग निकालना चाहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, तो ये हुआ फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये कैसे करना है और इसका फॉर्मूला क्या है, अप्रोच क्या है, वो ही हमें सीखना है वेक्टर सब्ट्रैक्शन के टॉपिक में। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं और हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और रिजल्टेंट ऑफ डायरेक्शन, मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। कॉपी कर लो, चलते हैं टॉपिक पर, ठीक है। तो 1 2 3, तो चलो वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। अच्छा ये हुआ मान लो ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हुआ मान लो ए वेक्टर और ये हुआ बी वेक्टर और ये हुआ बी वेक्टर, ठीक है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये वाला एंगल हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि हमने सीखा है कि एंगल हम लोग टेल एंड टेल और हेड के बीच में ही ले सकते हैं। तो इस पॉइंट पर ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का टेल है, तो हम लोग ये वाला एंगल नहीं ले सकते। तो एंगल लेने के हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल लेने हम लोग मान लो ये, अच्छा ये तो मैं छोटा कर रहा हूँ, एंगल लेने की हम लोग ये जो ए वेक्टर है उसको हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन प्रोसीड करने का ये एक कंडीशन है, ये डायरेक्शन और ये जो एरो का लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो ये हुआ ए वेक्टर, अब ये पॉइंट बन गया बी वेक्टर के लिए भी टेल, ए वेक्टर के लिए भी टेल, तो ये हुआ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मान लो हम लोग ये वाला फाइंड करना चाहते हैं, अच्छा ये हुआ रिजल्टेंट, मान लो ये हुआ आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब हमें दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन चाहिए, एडिशन नहीं चाहिए। आर वेक्टर इक्वल टू ए माइनस बी, तो ये कैसे होगा, सबसे पहले देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट क्या हुआ, ए वेक्टर और उसके साथ माइनस बी वेक्टर का एडिशन, ठीक है, माइनस बी वेक्टर का एडिशन। पहले क्या था a माइनस बी, फिर इसको हमने ऐसे अप्लाई किया कि a प्लस माइनस बी, अब रिजल्टेंट हुआ a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का एडिशन। तो माइनस बी वेक्टर मतलब इसको उल्टा करना होगा, जो डायरेक्शन है वो उल्टा होगा और ये जो एरो का लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो ये हुआ माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ऑलमोस्ट ये हुआ माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा तो ये हुआ माइनस ऑफ बी वेक्टर, ये हुआ माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है,
थीटा एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो ये हुआ एंगल 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो एंगल बिटवीन, यहां पर लिख रहा हूं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज, ये हुआ कितना, ये हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो सिंपल तो अप्लाई कर सकते हो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये हुआ ए वेक्टर और उसके साथ ये हुआ माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये दोनों सेम सेंस में चल रहा है। ठीक है, और ये हुआ रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये हुआ रिजल्टेंट। ठीक है, ये हुआ आर वेक्टर। तो ये हुआ सेम सेंस में, देख सकते हो ए वेक्टर फिर माइनस बी वेक्टर, और ये हुआ इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और इन दोनों का रिजल्टेंट ये हुआ आर वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये एंगल था थीटा, ये हुआ ए वेक्टर, ये हुआ माइनस वेक्टर, तो ये हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा। तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होता है तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला बनता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट किसका बन रहा है, रिजल्टेंट बन रहा है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। सिंपल इसको देखो, रिजल्टेंट क्या है, ए माइनस बी। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो इसमें हम लोग रिजल्टेंट लिख रहे हैं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा रिजल्टेंट, ये हुआ आर इक्वल टू, ये हुआ अंडर रूट, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हुआ ट्वाइस ए बी और ये हुआ कॉस। ठीक है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हुआ कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट लिख रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो चलो आगे लिखते हैं, ये हुआ आर इक्वल टू अंडर रूट, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको मैं थोड़ा ना नीचे लिखता हूँ, रुको। ठीक है, इसको अच्छा, तो ये हुआ आर इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हुआ माइनस 2ab और ये हुआ कॉस थीटा। ठीक है, आइदर तुम इस फॉर्मूला को लिखो, ठीक है, आइदर तुम इस फॉर्मूला को लिखो और तुम इस फॉर्मूला को लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लिखो। अगर तुम ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल चेक कर रहे हो तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मैंने ये किया कॉस 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तुम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूला में तुम्हें ये चेक करना है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, यहाँ पर क्या होता है प्लस, यहाँ पर प्लस होता है। लेकिन अगर तुम ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल लिखना चाहते हो तो सिंपल ये लिखना थीटा और ये आगे एक माइनस लगा देना। ठीक है, कब cos 180 माइनस थीटा और कब cos थीटा अप्लाई करना है, देखो दोनों चीज मैं फिर से विजुअलाइज कर रहा हूं। ये वाला फॉर्मूला तुम दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिचुएशन बेस्ड डिपेंड है, तुम दोनों में से कोई एक अप्लाई कर दो हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम 180 डिग्री माइनस थीटा ये एंगल पुट करना चाहते हो तो ये एंगल तुम्हें देखना है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में। ठीक है, और अगर तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें तुम्हें सामने माइनस लगाना है और ये वाला एंगल चेक करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या था मैं लिख देता हूं, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन ये हुआ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग ये जो रिजल्टेंट बन रहा है, ठीक है, इसका हम लोग डायरेक्शन चेक करेंगे। ठीक है, एक बार कॉपी कर लो। ठीक है, 5 सेकेंड दे रहा हूं, एक बार विजुअलाइज करके पूरा कॉपी कर लो। चलो अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये देखो, ये था हमारा ए वेक्टर सपोज और ये हुआ बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा ये हुआ थीटा। ठीक है, ये हुआ ए वेक्टर और ये हुआ रिजल्टेंट ना। ठीक है, अच्छा बी वेक्टर को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हुआ बी वेक्टर। ठीक है, और ये हुआ अल्फा और ये हुआ रिजल्टेंट, ये हुआ ए वेक्टर। ठीक है, ये हुआ बी वेक्टर। ठीक है, और ये हुआ एंगल थीटा और ये हुआ रिजल्टेंट और ये हुआ एंगल अल्फा। तो इस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, tan अल्फा इक्वल टू बी
साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये था ना रिजल्टेंट का डायरेक्शन, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन इसमें हम लोग ये वाला एंगल ले रहे हैं अल्फा, तो ये एंगल अल्फा क्या होगा? अब देखो, रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बनाता है वो नीचे अकेला बैठता है, बाकी ये थीटा के एंगल क्या है? ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा है, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल, और थीटा एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है। तो इस केस में हमारा एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा हुआ माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं tan अल्फा इक्वल टू बी साइन, यहाँ पर कौन कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, क्योंकि हम लोग ये रिजल्टेंट चेक कर रहे हैं। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हुआ हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो एक हुआ ए वेक्टर, दूसरा हुआ माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये टर्म कौन सा होगा? देखो मैं ये एंगल बाद में लिखता हूं, ये हुआ ए प्लस बी। अब देखो ये एंगल होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट कौन सा है? रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ये हुआ एंगल थीटा। यहाँ पर कौन कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, तो एंगल भी हमें इन दोनों के बीच में देखना है। ए वेक्टर और माइनस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा, तो ये हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, और नीचे भी ये हुआ कॉस ऑफ, ये हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हुआ tan अल्फा साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही होता है, और ये कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये हुआ ए माइनस बी और ये हुआ कॉस थीटा, ठीक है। तुम दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम 180 माइनस थीटा लिख रहे हो तो उसमें तुम्हें देखना होगा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल, और अगर तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, ये सामने माइनस है, तो इस केस में तुम्हें थीटा चेक करना होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला। रिजल्टेंट का जो मेन मुद्दा आता है रिजल्टेंट का, ये होता है आर इक्वल टू, देख सकते हो मैं फिर से लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये हुआ कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला लिख रहे हो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल लिखो, ठीक है, 180। अच्छा, ये अगर ये फॉर्मूला लिख रहे हो तो ये तुम्हें लिखना होगा एंगल ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में, और ये आगे प्लस होगा। और अगर तुम ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, अगर ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हो तो थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, और ये सामने माइनस लगाना होगा, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। डायरेक्टली हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स में एंट्री मारेंगे। तो चलो कॉपी कर लो। तो ये है एक शानदार कंसेप्ट, देख सकते हो, इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एंगल बिटवीन देम इज 90। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में इस सिचुएशन में एंगल होगा 90। एक बार इसको प्रूव भी कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और जो न्यूमेरिकल समझने का अप्रोच है वो मजबूत बन सके। तो देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, रिजल्टेंट क्या बनता है? सिंपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मान लो सपोज ये है, ठीक है, मैं दिखाता हूं, ये हुआ आर वेक्टर, ठीक है, ये मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब देखो ये हुआ आर वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर का मॉड मतलब क्या हुआ? सिंपल आर, और इसका मॉड मतलब ये हुआ आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हुआ ट्वाइस ऑफ ए बी, ये हुआ कॉस थीटा, ठीक है। सिंपल मॉड मतलब ये वाला वैल्यू लेना है, और ये हुआ मॉड ऑफ ए माइनस बी। मैं अच्छा मान लो ये हुआ सपोज कुछ आर प्राइम, ठीक है, तो ये हुआ आर प्राइम वेक्टर और ये हुआ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो दोनों साइड से मैं मॉड अप्लाई कर रहा हूं, ये हुआ आर वेक्टर प्राइम, ये हुआ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हुआ आर प्राइम, इस वेक्टर का जो मॉड है वो वैल्यू, तो ये हुआ अंडर रूट, ये कितना आएगा? ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हुआ माइनस 2ab कॉस थीटा। जब मैं माइनस लिख रहा हूं सामने तो ये वाला एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो सिंपल, अब मैं इस सब को इरेज करूंगा और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला वैल्यू लिखूंगा और राइट हैंड साइड में ये वाला लिखूंगा और दोनों साइड से इक्वेट करूंगा, ठीक है।
तो चलो अब इरेज करते हैं इसको, ठीक है। तो चलो इरेज कर रहा हूं, ठीक है, देख लो एक बार। तो तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो ये मैं लिख रहा हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो ये कितना हुआ, ये हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हुआ कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, और ये हुआ अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ अंडर रूट, देख सकते हो ये कितना हुआ, ये हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हुआ माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करो फिर, अब दोनों साइड से स्क्वायर करो। तो दोनों साइड से स्क्वायर करने से क्या होगा, ये जो रूट है वो हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ये हुआ कॉस थीटा। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2b कॉस थीटा को इधर लाओ, तो ये हुआ 4ab कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 0। कॉस थीटा का वैल्यू कब 0 होता है बेटा, 10 पास किए हो तो, हाँ 10 पास किए हो, तो ये हुआ कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा का वैल्यू हुआ 90 डिग्री। तो ये हुआ अप्रोच। सर ये करने का क्या जरूरत था, अगर ऐसा कंडीशन है तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं। मान लो ये कुछ और है, 3a प्लस बी इक्वल टू 2a माइनस बी, उस केस में तुम्हें एंगल ढूंढने को बोला है, ठीक है। तो उस केस में पेन चलेगा, उस केस में कंसेप्ट नहीं काम आएगा, उस केस में तुम्हें पेन चलाना होगा, ठीक है। कॉपी कर लो, चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो ये हुआ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देख सकते हो ये हुआ मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप और ये हुआ इक्वल टू मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ये कैप का मतलब क्या है, कैप का मतलब है ये ए कैप और बी कैप, देख सकते हो ये हुआ दोनों इमेज वेक्टर। अगर ऐसा कंडीशन वैलिड होता है तो उस केस में दोनों इमेज वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको भी मेमोराइज रखना होगा, कुछ प्रॉब्लम में काम में आएगा और इसको प्रूफ भी करना है क्योंकि हमें पेन चलाना सीखना है, ठीक है। नीट या जेईई मेंस में कुछ ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है, इस टाइप का, तो तुम्हें पेन चलाना होगा। अगर ये वाला आ जाए डायरेक्ट तो डायरेक्ट टिक मारो, ठीक है, 1 सेकंड में न्यूमेरिकल खत्म। चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो राइट हैंड साइड में ये क्या आएगा, राइट हैंड साइड में ये क्या आएगा देखो, और लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या आएगा। क्या फॉर्मूला होता है, दो वेक्टर का रिजल्ट एडिशन का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो चलो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो ये होता है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हुआ ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। पहले एक बार देखो, ठीक है, सपोज ये है ए प्लस बी और राइट हैंड साइड पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हुआ माइनस ऑफ ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। अब ये ए और बी क्या है, ए और बी होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, वही होता है मैग्नीट्यूड। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो ये मैं लिखूंगा देखो 1 स्क्वायर। नेक्स्ट बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो ये मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट ए कैप का मैग्नीट्यूड ये हुआ 1 और बी कैप का भी मैग्नीट्यूड ये हुआ 1, ठीक है। नेक्स्ट इसका मैग्नीट्यूड ये हुआ 1 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ 1 का होल स्क्वायर। फिर इसका मैग्नीट्यूड बी कैप का ये भी 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ए कैप का मैग्नीट्यूड ये हुआ 1 और बी कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये भी हुआ 1, ठीक है, ठीक है। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। ये हुआ 1 प्लस 1 और ये हुआ 2 कॉस थीटा और ये हुआ 1 प्लस 1 और ये हुआ माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा। दोनों साइड से स्क्वायर करो तो रूट गायब, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ये हुआ 1 प्लस 1 माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा, ठीक है। 1 से 1 गया, 1 से 1 गया दोनों साइड से और 2 कॉस थीटा और ये 2 कॉस थीटा इधर आ जाए तो ये हुआ 4 कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये हुआ कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ये हुआ 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में कोई तुम्हें एक्सप्रेशन दिख जाए तो उस केस में दोनों इमेज के बीच में
एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, कंसेप्ट 1 में क्या था, ये हुआ। नेक्स्ट कंसेप्ट ए वेक्टर, चाहे देखो चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो, या ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू मॉड ऑफ ये वाला सिचुएशन गिवन हो, दोनों ही केस में एंगल वेक्टर के बीच में आता है 90, और इस केस में दोनों इवन वेक्टर के बीच में एंगल होगा 90। ठीक है, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स में एंट्री मारेंगे, कॉपी कर लो, चलते हैं न्यूमेरिकल पर। ठीक है, तो हमें और एक कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ ए कैप प्लस बी कैप इसका मैग्नीट्यूड इक्वल √2 और ए कैप माइनस बी कैप इसका मैग्नीट्यूड इक्वल √2 होता है, तो उस केस में दोनों इवन वेक्टर के बीच में एंगल होता है 90। ये भी तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, तो चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, थोड़ा पेन चलाना सीख ही लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, देखो ये हम लोग लिख सकते हैं ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू ये हुआ √2, तो मैग्नीट्यूड लिखो कितना हुआ 1 स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसका मैग्नीट्यूड 1 इसका होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड 1 इसका मैग्नीट्यूड 1, और ए कैप और बी कैप के बीच में ये दोनों इवन वेक्टर के बीच में हम लोग ले रहे हैं एंगल थीटा, तो ये हुआ √2। ठीक है, तो ये कितना हुआ देखो 1 + 1 और ये हुआ 2 ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी, ये हुआ ए कैप का मैग्नीट्यूड, ये हुआ बी कैप का मैग्नीट्यूड, ये फिर से ए कैप का मैग्नीट्यूड, बी कैप का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इवन वेक्टर का क्या होता है मैग्नीट्यूड 1, दोनों साइड से स्क्वायर करो तो ये रूट हट गया 1 + 1 + 2 कॉस थीटा इक्वल टू 2, ये 1 से ये तो 2 से चला गया, और ये हुआ 2 cos थीटा इक्वल टू 0, और ये थीटा हुआ π/2 मीन्स 90। नेक्स्ट सेम चीज यहां पर होगा, ये हुआ ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू √2, इसका कितना वैल्यू होता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, तो ये हुआ ए कैप का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, फिर बी कैप का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और ये हुआ ट्वाइस 1.1, और ये हुआ कॉस थीटा। ठीक है, और ये हुआ √2 दोनों साइड से। अच्छा अभी स्क्वायर मत करो, ये हुआ 1 + 1, ये हुआ 2 - 2 कॉस थीटा, और ये हुआ √2 दोनों साइड से स्क्वायर करो तो ये हुआ 1 + 1 - 2 कॉस थीटा इक्वल टू 2, 1 से 2 गया, ये हुआ -2 कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये हुआ कॉस थीटा इक्वल टू 0, और ये हुआ थीटा इक्वल टू π/2। तो ये भी तुम्हें याद रखना होगा कि अगर ए कैप प्लस बी कैप का मॉड इक्वल √2 होता है, या ए कैप माइनस बी कैप का मॉड √2 होता है, तो उस केस में दोनों इवन वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, कॉपी कर लो। तो ये है हमारा पैरा न्यूमेरिकल जो बहुत शानदार है, बहुत कंसेप्चुअल है। इस प्रॉब्लम में तुम्हें वो वाला 3 कंसेप्ट चाहिए जो हमने सीखा है। ठीक है, देखो ये हुआ ए कैप प्लस बी कैप का जो मॉड इक्वल √2, ए कैप और बी कैप क्या है, 2 इवन वेक्टर, तो हमें ए कैप प्लस √3 बी कैप का मॉड वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ देखो तो कुछ लग रहा है हमने देखा सा है, जस्ट लास्ट कंसेप्ट में हमें सीखा। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है ए कैप प्लस बी कैप का मॉड इक्वल √2, तो हम लोग लिख सकते हैं इस केस में थीटा क्या होता है 90 डिग्री, मतलब ये हुआ एक यूनिट वेक्टर, ये हुआ ए कैप, और ये हुआ दूसरा यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हुआ बी कैप, दोनों का वैल्यू कितना है, दोनों का वैल्यू है 1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए कैप प्लस √3 बी कैप का मैग्नीट्यूड ना। अब देखो तो अगर मैं सबसे पहले ये देखो मैंने ये, अच्छा ये हुआ ए कैप, ठीक है, अच्छा ये हुआ ए कैप, ठीक है, अच्छा ये हुआ ए कैप, ये हुआ ए कैप जिसका वैल्यू है 1, तो √3 बी कैप मतलब क्या हुआ, इस एरो का जो लेंथ है वो जस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा। तुम एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल वेक्टर क्वांटिटी रहेगा, लेकिन इस एरो का जो लेंथ है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ √3 बी कैप, देख सकते हो, तो ये हो जाएगा, अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये हुआ √3 इंटू बी कैप, बी कैप का वैल्यू कितना है 1, तो ये हुआ √3। बी कैप को जब हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस एरो का लेंथ थोड़ा इंक्रीज हुआ और डायरेक्शन तो सेम ही है, ये हुआ ए कैप और ये हुआ √3 बी कैप का वैल्यू है 1, ये हुआ √3। ठीक है,
तो अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर ए कैप और बी कैप के बीच में ये एंगल है 90, देख सकते हो, तो ए कैप और √3 बी कैप के बीच में भी एंगल सेम ही होगा। तो ये था शॉर्ट ट्रिक। अगर ये वाला कंडीशन गिवन है तो इससे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल कितना हो रहा है 90, देख सकते हो ये वाला एंगल है 90। तो ए कैप और √3 बी कैप के बीच में एंगल कितना है, ए कैप हुआ ये, बी कैप को अगर हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा लेकिन जस्ट एरो का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में ए कैप एंड √3 बी कैप के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो एंगल होगा 90 डिग्री। तो देख सकते हो ये हुआ ए कैप, ये हुआ ए कैप, और ये जो एंगल है वो सेम ही था हुआ, ठीक है। तो ए कैप और √3 बी कैप के बीच में जो एंगल है वो 90 हुआ, सिंपल एज दैट। तो चलो अब फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ कितना, ए कैप प्लस √3 बी कैप, ये हुआ अंडर रूट कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड ये हुआ 1 का होल स्क्वायर, फिर √3 बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, √3 बी कैप का √3 होता है क्योंकि बी कैप का सिंपल वैल्यू कितना है, कितना होता है 1। तो ये हुआ √3 बी कैप, √3 बी कैप के जो मैग्नीट्यूड है वो है √3, इसका होल स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 और √3 बी कैप का √3, और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल देख सकते हो ये हुआ cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 मीन्स ये वाला जो पूरा टर्म है वैल्यू 0, ठीक है। तो ये हुआ 1 और ये हुआ 3 और ये हुआ 1 + 3 4 और ये हुआ 2। तो इस क्वेश्चन का ये था लाजवाब आंसर। अगर तुम्हें ट्रिक पता है तुम 2 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज r1 वेक्टर ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर b। जब हम लोग b वेक्टर को उल्टा कर दिया तो रिजल्टेंट हुआ r2 वेक्टर, वैल्यू ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। एक बार खुद से कोशिश करो, मैं जानता हूं तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर हिम्मत तुम्हारे साथ है और तुमने ठान लिया तो तुम कुछ भी कर सकते हो। खुद पर बिलीफ रखो और ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्राई करो, एटलीस्ट 10 सेकेंड टाइम दो, फिर तुम इस वीडियो का सॉल्यूशन है वो देखो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलो इसको सॉल्व आउट करते हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलो, अच्छा ये हुआ r1 वेक्टर ना, r1 वेक्टर इक्वल टू ये हुआ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा r1 इक्वल टू ये हुआ अंडर रूट, ये हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये हुआ cos थीटा। नेक्स्ट जब हम लोग b वेक्टर को उल्टा कर रहे हैं तो रिजल्टेंट हुआ r2 वेक्टर। तो ये हुआ मान लो r2 वेक्टर इक्वल टू ये हुआ a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर। तो अगर हम लोग r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो ये हुआ r2 इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, ये हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हुआ माइनस ऑफ 2ab और ये हुआ cos थीटा। थीटा क्या है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल जब हम लोग आगे माइनस साइन लगा रहे हैं, और अगर 180 डिग्री माइनस थीटा लगा रहे हो तो ये प्लस होगा और उसमें a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच में एंगल होगा। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर माइनस लिखो और ये वाला एंगल लिखो सिंपल a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में। तो हाँ, हमें क्या चाहिए r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर ना। अच्छा एक काम करो तुम यहाँ से, ठीक है। अच्छा ये मैं थोड़ा सा देखो, अच्छा यहाँ से तुम एक काम करो, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दो। तो ये हुआ r1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हुआ ट्वाइस ab cos थीटा, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को तुम स्क्वायर करो दोनों साइड से, ठीक है। तो ये हुआ r2 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये हुआ cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, एडिंग 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुआ r1 स्क्वायर, ये हुआ r1 स्क्वायर प्लस ये हुआ r2 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab और ये हुआ कॉस थीटा। तो 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा कैंसिल, तो ये हुआ r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हुआ 2a स्क्वायर और ये b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देख सकते हो, तो ये हुआ 2b स्क्वायर, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं 2, तो ये हुआ 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन डी इज 100% करेक्ट, ये हुआ आंसर। ठीक है, सिर्फ तुम्हें खुद पर बिलीफ रखना होगा और इतना प्रैक्टिस करो कि पेन ना रुके। ठीक है, कॉपी कर लो, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। ठीक है, तो ये हुआ आज हमारा लास्ट न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है देख के, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तुम्हें चुटकी में मिलेगा, चुटकी बजा के। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन रीड करके तुम्हें दे रहा हूं, थोड़ा टाइम दो और क्वेश्चन को एक बार सोचो। क्वेश्चन का इनर मीनिंग क्या है? If magnitude of sum of two unit vectors is √2, the magnitude of subtraction of this two unit vector। ठीक है, ये इन चारों ऑप्शन में से कोई होगा, √2, 1/√2, 1/2 और ये हुआ 2। 5 सेकेंड दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश करो। 1 2 3 4 5। मैं पहले इन दोनों ये दोनों जो लैंग्वेज है इसको पहले एक बार हम लोग इन टर्म्स ऑफ जो एक्सप्रेशन है वो एक बार लिख लेते हैं। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज √2। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ दोनों यूनिट वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड, तो ये हुआ सम। देखो, दोनों यूनिट वेक्टर्स का सम का, ये हुआ दो यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड ये हुआ √2, ये गिवन है। तो हमें क्या ढूंढना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू यूनिट वेक्टर्स विल बी। तो हमें ढूंढना है उन दोनों यूनिट वेक्टर का, देख सकते हो दोनों यूनिट का मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन और ये हुआ मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन क्या था? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, दोनों यूनिट वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड, तो सम ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये हुआ √2। ठीक है, दोनों यूनिट वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड हुआ √2, तो हमें क्या ढूंढना है? उन दोनों यूनिट वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, तो ये हुआ दो यूनिट वेक्टर और ये हुआ इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन और ये हुआ उसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या होगा? √2 ही होगा ना, ये तो सिंपल √2 ही होगा। हमने सीखा था ना, क्या सीखा था? हमने यही सीखा था। देखो, अगर ये वाला कंडीशन गिवन है तो हम लोग लिख सकते हैं इस केस में कि थीटा इक्वल टू 90 होगा। ठीक है, ये ए कैप एंड बी कैप के बीच में। तो अगर ऐसा कंडीशन गिवन है तो दो यूनिट के बीच में एंगल कितना होता है? 90। ठीक है, तो सिंपल एज दैट, अगर ये 90 होता है तो इस केस में भी इन दोनों यूनिट के बीच में एंगल कितना होगा? ये भी 90 होगा। ठीक है, देखो कैसे, देखो कैसे, ये हुआ मान लो ए कैप जिसका वैल्यू है 1 और ये, अच्छा ये हुआ मान लो, ठीक है, ये हुआ मान लो, ठीक है, ये हुआ मान लो बी कैप जिसका वैल्यू है 1। अब ये क्या है? माइनस बी कैप, तो सिंपल इसको उल्टा कर दो ना, तो ये हुआ माइनस बी कैप जिसका वैल्यू हुआ कितना? जिसका मैग्नीट्यूड है 1, नॉट -1। तुम डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, नॉट -1। ये हुआ ए कैप, ये हुआ बी कैप, देख सकते हो दोनों के बीच में ये हुआ एंगल 90 डिग्री। ठीक है, अगर 90 डिग्री होता है ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल, दो यूनिट के बीच में, तो ये होता है मतलब एडिशन का मैग्नीट्यूड √2 होता है। तो अब हमें ढूंढना है ए कैप और बी कैप के बीच, मतलब ए कैप और माइनस बी कैप के बीच में एंगल कितना है। अगर ये हुआ ए कैप, ये हुआ बी कैप, तो ये हो जाएगा माइनस बी कैप। तो अगर ये हुआ ए कैप, देख सकते हो ये हुआ ए कैप, ये हुआ बी कैप, ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल कितना हुआ? 90। सिंपल, दोनों यूनिट के बीच में एंगल कितना है? 90। तो अब हमें ढूंढना है ए कैप और माइनस बी कैप के बीच में एंगल कितना है। ये हुआ ए कैप और ये हुआ माइनस बी कैप, मैग्नीट्यूड तो 1 रहेगा, मैग्नीट्यूड -1 नहीं होगा। ये है डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी भी ये हुआ, देखो ए कैप, अभी भी ए कैप और माइनस बी कैप के बीच में एंगल कितना हुआ? ये हुआ 90। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में तुम क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट लिख सकते हो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये हुआ -2 1.1 और ये हुआ cos ऑफ 90। ठीक है, तुम अगर यहाँ पर प्लस लिखना चाहते हो तो तुम्हें चेक करना होगा ए कैप और माइनस बी कैप के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा,
तो हम लोग लिख रहे हैं डायरेक्ट, ये तो याद ही है। अगर ये तुम सामने माइनस लिखते हो तो तुम्हें ढूंढना है ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल। ठीक है, क्लियर? तो ये कितना हुआ, ये देख सकते हो, ये पूरा टर्म तो 0, cos 90 0 है, तो ये हुआ 1 + 1, ये हुआ √2। ठीक है, तो डायरेक्ट तुम क्वेश्चन देख के ही इस क्वेश्चन का हल कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन के ऊपर कुछ एडवांस लेवल का प्रॉब्लम ला रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।